ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बॉयस पॉइंट नंबर हमारे पास जो अब टॉपिक करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या किया था, हमने डी मोवियर थ्योरम की थी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी किया था। आज जो टॉपिक है ये बेटा फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स बेटा किस टाइप के, ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स हैं कुछ जो हमें लर्न करने हैं, और थोड़ा मैं कोशिश करूँगा आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स निकालते हैं। सबसे पहला फैक्ट आता है ज्योमेट्रिकल का, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो मेरे पास ये दे रखा Z1 Z2 और आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो मेरा सिंपल रूल है, क्या लिखोगे, Z1 माइनस Z2 का मोड और क्या होगा Z2 माइनस Z1 का मोड। मान लो ये दे रखा था 3 + 4 एटा 7 + 9 एटा, मैंने क्या किया 3 - 4 एटा 3 + 9 4 एटा -9 -9 एटा -4 - 5 एटा। इसका बेटा क्या कर देंगे हम 4 स्क्वायर प्लस बेटा कितना है -5 स्क्वायर। आंसर कितना है बेटा 16 + 25 आ गया। आंसर कितना है मेरे पास 41। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सेक्शन फॉर्मूला। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बेटा सेक्शन फॉर्मूला मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, एक Z1 नंबर यहाँ पर दे रखा है और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दे रखा है। ये दो फॉर्म में होगा, एक इंटरनली, अभी मैं करने जा रहा हूँ इंटरनली। अगर इसको कोई भी पॉइंट यहाँ से कट करता है, पॉइंट है 3 इंटरनली, तो रेशो देखिए M1:M2। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का M1Z2 + M2 Z1 बाई कितना आएगा M1 + M2 इक्वल टू कितना होगा Z3। ये बेटा इंटरनली कट कर रहा है, किसमें कट कर रहा है, इंटरनली। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये एक्सटर्नली कट करेगा, मान लो यहाँ पर Z1 था, यहाँ पर Z2 था, यहाँ पर बेटा Z3 था, आपने इस पूरी लेंथ को ले लिया M1, रेशो कितने ली M1, और ये रेशो कितनी बेटा M2 है, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या चेक किया, ये ओवरलैप कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है एक जगह पे एक्सटर्नली, क्या बेटा एक्सटर्नली। जब ओवरलैप करेगा तो सीधा सा कंसेप्ट क्या आएगा M1Z2 माइनस M2 Z1 बाय कितना होगा M1 माइनस M2, कितना होगा M1 माइनस M2। ये बेटा पॉइंट नंबर 2 लर्न रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आपने क्या निकालना, रेशो निकालनी है, तो बेटा इस पॉइंट के थ्रू हम क्या निकालेंगे, रेशो। एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किस टाइप से पूछा जा सकता है। दो वर्डिंग आ सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। उसने इंटरनली के अकॉर्डिंग मेरे को दे दिया 2:3, कहता फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे थे, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + एटा, सेकंड का 3 + 2 एटा, और रेशो दे रखी है 2:3। मैंने क्या 2 टाइम 3 + 2 एटा एंड 3 टाइम 1 + एटा बाय कितना है बेटा 2 + 3। ये मेरे पास आ गया Z3, कितना है मेरे पास Z3। उसके बाद आ गया मेरे पास नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट आ गया बेटा मेरे पास, ये था बेटा सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू। थर्ड पॉइंट आ गया मेरे पास सेंट्रॉइड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सेंट्रॉइड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल दे रखी है और उसने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z1 Z2 एंड Z3, ठीक है, और ये हमने सेंटर पॉइंट निकालना, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/3 Z1 + Z2 + Z3/3। मीन्स ये था 1 + एटा 3 + 4 एटा 5 + 4 एटा, तो क्या किया मैंने 1 + एटा + 3 + 4 एटा + 5 + 4 एटा बाय कितना कर दिया मैंने 3। तो बेटा ये क्या आएगा मेरे पास सेंट्रॉइड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या आएगा सेंट्रॉइड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। पॉइंट नंबर 4, मान लो मेरे पास ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं,
Z1 Z2 Z3, और इस ट्रायंगल का मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एरिया। एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट एंड Z3 का कॉन्जुगेट 1 1 1। ठीक है, क्या करोगे, 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। दूसरा केस आएगा, डिटरमिनेंट बेटा बेसिकली आप एक 10th में फॉर्मूला लगाते थे, वही फॉर्मूले की बात है जो आप करते थे, ये वाला x1 y2 माइनस y1 हो गया प्लस x2 y3, x1 y2 y3 हो गया, x2 कितना है y3 y1 हो गया प्लस x3 कितना आया y1 माइनस y2। तो बेटा इसे ले लो x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2। बेटा वैल्यू क्या कर दोगे, फिल कर दोगे, वैल्यू क्या कर दोगे, फिल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आया था, क्या आया था मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बेटा याद रखना है Z1 के लिए डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, इक्वल टू किसके होता है, Z1 Z2 Z2 Z3 एंड Z3 Z1। बेटा ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है फ्रॉम इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद आता है मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक और कॉन्सेप्ट, यहाँ पर लिख लो बेटा, यहीं पर ऐड करवा देता हूँ। ये भी फॉर्मूला अगर कहीं आए तो ये भी बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 3, 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। ये कितना होगा, पॉइंट नंबर 3। ये तीनों के तीनों कंसेप्ट किसके लिए यूज होंगे, आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। पॉइंट नंबर 5, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट नंबर 5, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बोलते हैं, 5th नंबर पॉइंट। बेटा कॉम्प्लेक्स में ये जो लाइन होती है AZ प्लस AZ प्लस B इज इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और नॉर्मल हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, x² प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 4y ले लो, मीन्स इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ी स्ट्रेट लाइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्या होती है, थोड़ी स्ट्रेट लाइन चेंज होती है, इसलिए AZ कॉन्जुगेट Z और इस फॉर्म में चलती रहती है। अब इसका हमने क्या निकालना होता है, स्लोप। बेटा स्लोप निकालने के दो मेथड है, -a/a का कॉन्जुगेट, -a/a का कॉन्जुगेट। और क्या होता है बेटा, एक तो होता है a-a/a का कॉन्जुगेट, एक होता है एयोटा टाइम -एयोटा टाइम a-a का कॉन्जुगेट और a+a का कॉन्जुगेट। कितना होता है, a+a का कॉन्जुगेट। ऊपर कितना है, a आ गया और नीचे कितना है, -a आ गया। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले किसके होंगे, टू फाइंड द स्लोप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, मेरे पास देखा 3 + 4 एयोटा इंटू Z, 3 - 4 इंटू Z का कॉन्जुगेट, ये Z कॉन्जुगेट था, ये कितना है, Z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, +3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो m इज इक्वल टू कितना होगा, इसे ऐसा भी लिख लेते हैं, माइनस रियल पार्ट ऑफ Z बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो कितना लिखेंगे, माइनस रियल पार्ट कितना था 3, इमेजिनरी पार्ट कितना 4 था, इमेजिनरी पार्ट कितना 4 था, तो बेटे ये आ गया मेरे पास -3/4। कितना आएगा, -3/4। बेसिकली हमें एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड करना था कि किसी लाइन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया हो Z1 - Z2 प्लस Z2 - Z3, हम उसे सीधा लिख सकते हैं Z1 - Z3। क्या लिख सकते हैं, Z1 - Z3। जैसे मैंने क्या किया, Z1 यहाँ था,
Z2 यहाँ था, Z3 यहाँ था, मैंने इसका डिस्टेंस निकाला, फिर मैंने इससे इसका डिस्टेंस निकाला, अब मैंने इन दोनों का डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल दिया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z3। हमने ये दोनों डिस्टेंस छोड़ दिए और डायरेक्ट इस डिस्टेंस को कवर कर दिया, डायरेक्ट इस डिस्टेंस को क्या कर दिया, कवर कर दिया। फिर आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या था, Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2। अगर माइनस में आया तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। आपको कन्फ्यूज़न नहीं करता, ये आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये बेटा 3 हो गया। तो इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, Z1 माइनस Z3। कितना आएगा, Z1 माइनस Z3। हम डायरेक्ट इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में मेरे पास क्या दे रखा, यहाँ पर दे रखा था Z1, यहाँ पर Z था, यहाँ पर कितना Z2 था। ये इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है, क्या बेटा, बाइसेक्टिंग पॉइंट, जो इसे मिड में कट करता। तो इसका मीनिंग क्या होगा, Z माइनस Z1 का डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, Z माइनस Z2 का डिस्टेंस। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, ऑलवेज सेम आएगा। बाइसेक्टिंग में इन दोनों का डिस्टेंस ऑलवेज कितना आएगा मेरे पास, सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 8 के बाद ज्योमेट्री का ही पॉइंट नंबर 9, ज्योमेट्री का ही पॉइंट नंबर 9। ज्योमेट्री का पॉइंट नंबर 9। फिर क्या है 9th पॉइंट में, अगर मेरे पास दे रखा हो डायरेक्ट आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 और इक्वल टू 0 और पाई आ रहा, तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। कहाँ से पास करेगी, Z1 एंड Z2। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी है, अगर उसका एंगल आर्गूमेंट की फॉर्म में इक्वल टू 0 या π/2 आ रहा, तो इसका मीनिंग कंपल्सरी मेरे पास जो होगी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो कहाँ से पास करेगी, Z1 एंड Z2 के बीच में। फिर आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर 10, इसे बोलते हैं Z माइनस Z1 इक्वल टू R। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहाँ से पास करती है, ओरिजिन के पास से पास करती है। अगर ये ओरिजिन से पास करती है तो सेंटर पॉइंट कितना होगा मेरे पास, Z1 होगा। सेंटर पॉइंट कितना, Z1 होगा, और इसे क्या बोलोगे, R। जैसे ये दिया था Z माइनस 3 + 4 आयोटा इक्वल टू 7। तो बेटा सेंटर पॉइंट कितना होगा मेरे पास, सेंटर पॉइंट -3, -4, और R इज इक्वल टू कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। R इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा, और सेंटर पॉइंट कितना, -3, -4 आएगा। अब इसकी 3 कंडीशन होती है। ठीक है, कौन कौन सी, Z माइनस Z1 अगर तो ग्रेटर देन R है, Z माइनस Z2 इक्वल टू R है, और Z माइनस Z2 Z1 ठीक है इज लेस देन R है। ये 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहली कंडीशन क्या होती है, इंटीरियर सर्कल। क्या होता है बेटा, इंटीरियर, अगर वो लेस देन है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर सर्कल। क्या बोलते हैं, ये कंडीशन यार, इंटीरियर सर्कल। बेटा सर्कल कहाँ बनेगा, इंटीरियर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर इक्वल टू हुआ ऑन दी सर्कल, क्या बनेगा, ऑन दी सर्कल। तीसरा केस आ गया एक्सटीरियर, जो पॉइंट होगा एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। कहाँ पर होगा, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। कहाँ पर लाई करेगा, एक्सटीरियर पॉइंट पे लाई करेगा। कहाँ पर लाई करेगा, एक्सटीरियर पॉइंट पे लाई करेगा। नेक्स्ट बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 जनरल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। जनरल पॉइंट ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे पास, जनरल वैल्यू क्या होती है सर्कल की, पॉइंट नंबर 11
जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस ए इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट इंटू जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है मेरे पास, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? सेंटर पॉइंट होता है मेरे पास माइनस ए के। सेंटर पॉइंट क्या होता है? सेंटर पॉइंट क्या होता है? माइनस ए के इक्वल होता है। और जो रेडियस इसका होता है, रेडियस इक्वल होता है जेड मीन्स ए का स्केयर में जो कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका स्केयर माइनस बी किसके इक्वल होता है? माइनस बी के इक्वल, माइनस बी के इक्वल। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसी की, ये भी मेन पॉइंट है, एग्जांपल के साथ ये भी क्लियर कर देता हूँ। ये मेरे पास दे रखा था सर्कल, जेड इंटू जेड प्लस 3 प्लस 4 एटा जेड कॉन्जुगेट प्लस 3 माइनस 4 एटा इंटू जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने पहले निकाला इसका सेंटर पॉइंट। क्या निकाला? सेंटर पॉइंट वो आ गया माइनस ए का मीनिंग क्या होगा? -3, -4। फिर हमने क्या निकाला? रेडियस। बेटा रेडियस होता है रूट ऑफ ए स्केयर प्लस माइनस बी। ए किसके इक्वल होगा? ए इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एटा था, ए का मोड कितना होगा? 3 स्केयर प्लस 4 का स्केयर इक्वल टू कितना? 5 आ गया। ये क्या कर दिया? 5 माइनस 7 कर दिया, इक्वल टू कितना? रूट ऑफ -2 आ गया। इसे बोलेंगे इमेजिनरी। कौन सा सर्कल? इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल कौन था? सर्कल कैन नॉट ड्रॉ। बेटा आप इसका सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। बेटा छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, अगर डायरेक्ट लर्न करोगे तो क्वेश्चन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट लर्न करोगे तो क्वेश्चन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में मेरे पास क्या दे रखा है? पॉइंट नंबर 12 में मेरे पास दे रखा है जेड माइनस Z1 एंड जेड माइनस Z2, जेड माइनस Z1 बाय जेड माइनस Z2 इक्वल टू के। कंडीशन क्या बेटा? इफ के इज नॉट इक्वल टू 1 तो सर्कल ड्रॉ होगा। सर्कल कब ड्रॉ होगा? सर्कल कब ड्रॉ होगा? जब k इज नॉट इक्वल टू 1। जब k कह दे कि k नॉट इक्वल टू 1 है तो क्या ड्रॉ होगा? सर्कल ड्रॉ होगा। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा व्हेन k इज इक्वल टू 1, व्हेन k इज इक्वल टू 1। बेटा ये याद रखना, अगर मेरे से ये पूछा जाए कि z माइनस 4 बाय जेड माइनस 3 इक्वल टू 3 दे रखा इज नॉट इक्वल टू 1, इससे ऑलवेज सर्कल ड्रॉ होगा। क्या होगा? ऑलवेज सर्कल। क्योंकि उसने बोला k इज नॉट इक्वल टू 1 तो ऑलवेज क्या बनेगा? सर्कल। अगर इक्वल टू 1 होगा तो क्या बनेगी? बाइसेक्टर लाइन या स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बोल सकते थे? स्ट्रेट लाइन। बेटा 12 नंबर पॉइंट का टिप्स एंड ट्रिक्स का पॉइंट याद रखना। इसके बाद अगर इक्वल टू π/2 आ जाता है, अगर इक्वल टू π/2 आता है आर्गूमेंट केस में, आर्गूमेंट केस में क्या आता है? इक्वल टू π/2 तो क्या होगा? सर्कल ड्रॉ होगा। पॉइंट नंबर 13, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कितना? π/2 है तो ऑलवेज सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, इफ नो π/4 है, 0 और π/2 है, ठीक है, अदर देन π/2 कह लो, नॉट इक्वल टू π/2 तो क्या ड्रॉ होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या ड्रॉ हो गया? स्ट्रेट लाइन। क्या ड्रॉ हो गया बेटा मेरे पास? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, का केस या इक्वल टू π/4 ये ले लो बेटा, इक्वल टू एग्जैक्ट π/4 है, इक्वल टू एग्जैक्ट π/4 है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा मेरे पास। कितना होगा? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म आएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर आ गया 13। पॉइंट नंबर क्या आ गया? 13। अगर आपसे ये बोला जाए ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, पॉइंट नंबर 14, इसकी z मेरे पास z प्लस 1 बाय जेड इक्वल टू ए दे रखा है और इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी? z इज इक्वल टू -a प्लस माइनस a स्केयर प्लस 4/2, a स्केयर प्लस
बाय 2। अगर अपने स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, ये प्लस है, माइनस ए माइनस रूट ऑफ ए स्केयर प्लस 4 बाय कितना है 2, ये होगी इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। कितनी होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। पॉइंट नंबर 14 में कितनी होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। अगर कहीं पॉइंट आ जाए 15 नंबर, एओटा की पावर एओटा, तो इसे लिख देना है ई की पावर माइनस पाई बाय 2। क्या लिख देना है? ई की पावर माइनस पाई बाय 2। ठीक है, हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। आप कभी भी ये चीज़ नहीं लिख सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में, बेटा ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होता, ऐसा कोई भी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया मेरे पास एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉइंट नंबर 17। अगर जेड दे रखा, एओटा जेड दे रखा, जेड प्लस एओटा जेड दे रखा, तो इसका केस कितना? 1/2 जेड मोड का स्केयर। क्या लोगे? 1/2 जेड मोड का स्केयर। ये किसके लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलेगा? एरिया ऑफ ट्राई एंगल, एरिया ऑफ ट्राई एंगल। तो यहाँ तक मेरी जो पॉइंट्स है बेटा कॉम्प्लेक्स का, मैंने कोशिश की कि आपका एक एक पॉइंट, एक एक टिप्स आपको बता दी। ठीक है, बाकी हम देखेंगे।